एंड लेट्स मूव ऑन विद अ फ्रेश टॉपिक। और अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं आपका, उसका नाम है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। आपके सिलेबस में से, आपके ड्राफ्टिंग की बुक में से, जो मेरी बुक है उसमें से भी ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 इसको फिनिश करते हैं और आपका सिलेबस खत्म करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, इसका मतलब समझेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, इजी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस के भी काम आता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब तो ठीक है, चैप्टर ही काम आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस में भी ऑब्वियसली ये चैप्टर आपके काम आएगा, अच्छा काम आएगा और इससे आपकी एक अच्छी कमाई, मोटी कमाई हो सकती है। वो कमाई कैसे होगी और ये चैप्टर काम कैसे आएगा, आपको अभी सब मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे कि चैप्टर आपने देखा, ये पेज तो 144, इस पेज नंबर 144 इन माय बुक। आप देख सकते हैं, ये बुक है मेरे पास, आपको भी वही बुक मिली हुई है ऑलरेडी। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ऑब्वियसली। तो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड डायरेक्टली जंप करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पेज नंबर 144, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। ऑफेंस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, जैसे कुछ गलत काम करना। हालांकि ऑफेंस का मीनिंग डिफाइन कर रखा है अंडर द सीआरपीसी। अगर हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, जो कि आप शायद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी अपराध, कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसा अपराध जिसमें 3 बातें होती हैं। नंबर 1, उसमें आपका गिल्टी माइंड है, यानी कि आपका मेंस किया है। नंबर 2, आपने किसी को इंजरी पहुंचाई है, कोई ना कोई चोट लगी है, वो चोट, वो इंजरी चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंजरी हो। एंड नंबर 3, जिसने इंजरी पहुंचाई है वो एक ह्यूमन बीइंग हो। तो अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर इंजरी पहुंचाने वाला, जो जिसको इंजरी पहुंचाई है विक्टिम, उसको चोट भी लगी है, इंजरी भी हुई है और साथ में आपका इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन भी था, यानी कि मेंस रिया भी था, तो इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं और बोलते हैं इसे अपराध, कि आपने कुछ अपराध किया है, आपने को ऑफेंस किया है। अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज ऑफेंस। लेकिन दूसरा वर्ड है जो मुझे परेशान कर रहा है, वो है कंपाउंडिंग। आप में से शायद बहुतों को पता होगा, हो सकता है कुछ को ना भी पता हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं सर। कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग वर्ड का एग्जैक्टली जो वर्ड है वो जनरेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रोमाइज। फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, दोस्ती, यारी, एमिकेबल, फ्रेंडली, लाइक समथिंग, अंडरस्टैंड? फ्रेंडली, लाइक वी आर डीलिंग विद इन अ फ्रेंडली मैनर। देखिए, सरकार, हम कुछ गड़बड़ करते हैं, हम का मतलब है कंपनी के ऑफिसर्स, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं कंपनी लॉ के अंदर, चाहे किसी भी एक्ट के अंदर, चाहे वो एक्ट कोई भी हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो फेमा हो, चाहे वो लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, वट एवर एक्ट वुड बी देयर। तो सर अगर आप किसी भी एक्ट में डिफॉल्ट करेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके ऊपर फाइन लगेगा। ओके, कभी कभी फाइन पेनल्टीज ऐसे दिए होते हैं जहां पे लिखा होता है कि जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या जो कंपनी है उसके ऊपर इतना फाइन वगैरह लगेगा, और जो फाइन दिया होता है ऐसा दिया होता है द फाइन और इम्प्रिजनमेंट, या कभी कभी दिया होता है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, कभी कभी दिया होता है फाइन और फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि या तो फाइन या इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से एक चीज। दूसरे का मतलब हुआ फाइन या इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से एक चीज या दोनों भी हो सकते हैं। और तीसरे का मतलब हुआ फाइन और इम्प्रिजनमेंट, दोनों होंगे, दोनों ही होंगे। अंडरस्टैंड? अब समझिए, डिफॉल्ट इस प्रकार से होते हैं हमसे, और ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब एग्जैक्टली में क्या हुआ? जब भी हमारे ऊपर कोई मुकदमा होता है, या जब भी कंपनीज के ऊपर या उसके ऑफिसर्स वगैरह के ऊपर कोई भी अगर पेनल्टी लगनी होती है, वो पेनल्टी जितनी मर्जी भी है, तो पेनल्टी लगाती है उसकी टॉप सरकार, यानी कि उसके ऊपर बैठा हुआ टॉप ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ है तो एनसीएलटी होगा या कंपनी लॉ बोर्ड होगा, फेमा है तो आरबीआई होगी। तो जो भी हम एक्ट पढ़ते हैं उस एक्ट की वजह टॉप अथॉरिटी होती है, वही हमारे ऊपर फाइन पेनल्टी लगाती है। अब मान लीजिए हमारे कोई डायरेक्टर साहब है सर, एज यूजुअल, ये हमारे डायरेक्टर साहब है। इन डायरेक्टर साहब ने कुछ गड़बड़ हो गई इनसे, इन्होंने कुछ गड़बड़ की कंपनी के अंदर, कुछ भी हुआ, घोटाले हुए, सत्यम की तरह घोटाले हुए, और फाइनली इनके ऊपर लग गया कोई फाइन पेनल्टी, इनसे ऑफेंस हो गया सर। ऑफेंस लगने के बाद इनको सजा हुई, वो हुई
फाइन ₹20,000 और imprisonment 2 years और बोथ। कोर्ट ने इनको क्या पनिशमेंट सुनाई? कोर्ट ने इनको पनिशमेंट, जो इन्होंने गलत काम किया उसके लिए फाइन हो सकता था 20,000 रुपए और जेल हो सकती थी आपको मैक्सिमम 2 साल तक की। कोर्ट ने बोला कि मिस्टर डायरेक्टर आप एक काम करो, आप 10,000 रुपए दे दो कैश में, फटाफट आपका फाइन खत्म हो जाएगा और प्लस आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा 1 साल तक के लिए। यानी कि डायरेक्टर के तोते उड़ गए, डायरेक्टर बिकम परेशान डायरेक्टर। नो, एक अच्छा वाला इंसान, एक अच्छा वाला डायरेक्टर, एक अच्छी खासी कंपनी का रेपुटेड डायरेक्टर, इसकी रेपुटेशन है मार्केट में, उसको पता है कि भाई मेरी रेपुटेशन है, उसके आसपास के लोगों को, एम्प्लॉयज को भी पता है कि वो हमारी कंपनी में रेपुटेड पर्सन है। जब उसको हथौड़ियां लगा के या जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा तो उसको भी अच्छा लगे नहीं लगेगा, कंपनी के शेयर भी डाउन होंगे, कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी कम होगा, कंपनी की गुडविल पे भी फर्क पड़ेगा और मार्केट में जो रूमर्स फैलेंगे उल्टे पुल्टे वो अलग से होंगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर साहब जो है वो जेल चला गया। तो ये जो बंदा है, ये डायरेक्टर साहब फटाफट अपॉइंट करते हैं किसी एडवोकेट को या किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है हमारा, ये स्मार्ट आदमी है और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं कि यार एक काम कर, मेरे पे ना 1 साल तक का जेल हो गया, तो कुछ करो, कुछ मुझे बचाओ। प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी बोलता है कि सर वो जेल जाने को किसने कहा आपसे, बताइए ना, आपने ऐसा क्या किया था? वो कहता है यार हमने ना डिविडेंड में या डिपॉजिट्स में या प्रोस्पेक्टस में कुछ लिख दिया था गड़बड़, इसकी वजह से मेरे को फाइन लग गया 10,000 रुपए का और जेल भी जाना पड़ेगा 1 साल तक के लिए, तो कुछ करो ना। और ये जो लगाया है फाइन वगैरह, ये लगाया है कंपनी लॉ बोर्ड में। प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी जाता है सीएलबी में और सीएलबी में जाके या आरओसी में जाके बोलता है कि सीएलबी जब इस चीज में फाइन 20,000 रुपए था, इम्प्रिजनमेंट 2 साल था, अब एक काम करो, इस बेचारे इंसान की 1 साल की जेल खत्म कर दो और फाइन बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, क्योंकि फाइन और इम्प्रिजनमेंट में दोनों में और लिखा हुआ है, तो दोनों भी हो सकते हैं, यहां पे अगर दोनों कर दिए, लेकिन सर दोनों में से एक भी तो हो सकता है ना, तो ऑब्वियसली बात है। सीएलबी बोलता है हाँ ये बात तो है। तो हम क्या करते हैं, हम सीएलबी को एक्स्ट्रा फीस देके, कुछ न कुछ पैसे वगैरह देकर, उसका जो अमाउंट, पैसे ऐसा नहीं देखे हम कोई करप्शन कर रहे हैं, हम कोई घोटाला कर रहे हैं ना, कुछ न कुछ सीएलबी की जो फीस बनती है वो सरकार की कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह देकर उस डायरेक्टर का क्या करेंगे, उस डायरेक्टर का 1 साल का जो इम्प्रिजनमेंट था उसको खत्म करवा देंगे और जो यहां पे फाइन है उसको जो सीएलबी है बढ़ा देती है, कहती है ठीक है जी अब आप फाइन 10 ना दो, अब आप फाइन दे दो मैक्सिमम 20,000 रुपए, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, डायरेक्टर जो है उसको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बस पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान जेल नहीं जाना चाहता तो क्या करेगा, वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान अमाउंट देगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, एक्स्ट्रा फीस वगैरह देगा, दैट्स अबाउट। इतनी छोटी सी बात पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोस्ती कर ली, किससे, सीएलबी से। और सीएलबी से बोला सर प्लीज ऐसे मत करो, हमको जेल न भेजो, हमारा जेल कम कर दो, आप फाइन लगा दो, क्या दिक्कत है। इतने बड़ा करोड़पति अरबपति डायरेक्टर वगैरह ये आराम से फाइन दे सकता है, लेकिन जेल जाएगा ये अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि हम फाइन देने को तैयार है, हमको आप जेल न भेजिए, हमें आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो ऐसी रिक्वेस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन जमा की है। एप्लीकेशन आप जानते हैं, एप्लीकेशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट लेटर जमा किया है सीएलबी में, और सीएलबी ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया होगा और आपसे दोस्ती करके बोल दिया होगा चलो कोई नहीं जी, आपको हम जेल ना भेजते हैं, आपके हो हम फाइन बढ़ा देते हैं, दैट्स द पार्ट। इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, दोस्ती हो गई, और कंप्रोमाइज को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग हो गया। किस चीज से कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, जो आपने अपराध किया था, सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहां लिखा था फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। यहां क्या हुआ, यहां उस डायरेक्टर साहब को दोनों चीजें हो गई। मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर साहब को फाइन लगा ही ना होता, ओके, फाइन लगा ही ना होता, सिर्फ जेल हुई होती, क्या तो भी हम कंपाउंडिंग करवा सकते थे? यस, करवा सकते थे। फिर हम दोबारा बोलते सीएलबी को कि सीएलबी फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, फिर आपने सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही दे दिया, अच्छा नहीं है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा फीस ले लीजिए हमसे, और फीस लेकर उसके ऊपर फाइन लगा दीजिए आप 20,000 रुपए का, और जेल जो है पूरी की पूरी खत्म कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता था।
अंडरस्टैंड, सिंपल। तो यानी कि जहां पे जो फाइन पेनल्टीज हैं उसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट या फिर बोथ लिखा होता है, तो वहां पर कंपाउंडिंग करवाना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें ऑप्शन मिल जाता है कि वहां पे हम फाइन को ज्यादा करवा सके और इम्प्रिजनमेंट को टोटली क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है ना, खत्म कर सके या कम कर सकेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन सर अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट के बीच में एंड लिखा होता, जो अक्सर कभी देखने को मिलता है, तो क्या कंपाउंडिंग हो सकती थी? आंसर इज नो। तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि उस पर्सन को जिसने डिफॉल्ट किया है उसको फाइन पड़ेगा 20,000 रुपीज का, और दूसरा इम्प्रिजनमेंट भी होगा 2 साल का, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड का मतलब क्या है, दोनों या एक, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसमें हम सीएलबी को ये नहीं बोल पाएंगे ना कि सीएलबी आप इम्प्रिजनमेंट हटाकर फाइन जरा ले लो। सीएलबी बोले कि सॉरी इम्प्रिजनमेंट नहीं हटा सकते, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट होगी ही होगी। अंडरस्टैंड, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, ये फाइन मैक्सिमम 20,000 रुपए का है, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 साल तक का है, दोनों होंगी, तो दोनों में कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यहां पर कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट के बीच में और होता है वहां कंपाउंडिंग होती है, लेकिन जब दोनों के बीच में एंड लिखा होगा तो वहां पे कंपाउंडिंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता, और वहां पे कंपाउंडिंग हो भी नहीं पाएगी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग का मतलब है जहां पे हमारे ऑफिसर्स डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ऑफेंस कर देते हैं, तो ऑफिसर्स की वजह से ऑफेंसेस की वजह से उन डायरेक्टर्स को, उन ऑफिसर इन डिफॉल्ट्स को कुछ ना कुछ इम्प्रिजनमेंट्स होने का डर रहता है, और उनको इम्प्रिजनमेंट ना हो इसकी वजह से हम आरओसी को या सीएलबी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीस जमा करके उनका जो फाइन है उसको बढ़ाकर इम्प्रिजनमेंट खत्म करने की बात करते हैं। अंडरस्टैंड दैट? लेकिन 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 आरओसी और सीएलबी ये कोई फीस के भूखे नहीं बैठे हुए, ऑब्वियसली बात है, सरकार है ये। तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उन्होंने आपसे फीस ली, आरओसी ने फीस ली और आंखें बंद करके उस बंदे का जेल खत्म कर दिया और आपसे फाइन उसका बढ़वा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आरओसी या सीएलबी या एनसीएलटी जो भी है, वो जब भी किसी बंदे का कंपाउंडिंग करती है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट खत्म करके जब फाइन बढ़ाती है, तो कुछ बातों को ध्यान रखती है। वो बातें क्या क्या है भाई, आप खुद सोच सकते हैं। वो बातें ऐसी हैं कि जो ये ऑफेंस इस बंदे ने किया है, क्या वो पहले भी कर चुका है? जो ऑफेंस इसने किया है वो बहुत बड़ा ऑफेंस है, इसके लिए उसे जेल जाना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। जो ऑफेंस इसने किया है इससे इस बंदे को फायदा कितना हुआ है? जो ऑफेंस इसने किया है ये ऑफेंस एक सीवियर नेचर का है, यानी कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इस पे बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यानी कि कह सकता हूं कि कंपाउंडिंग करवाने से पहले पहले सीएलबी या एनसीएलटी या आरओसी कुछ बातों का ध्यान रखती है। वो बातें कौन कौन सी है अभी हम इसको पढ़ेंगे। पहले आपको पता चलना चाहिए कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कंपाउंडिंग का फायदा क्या हुआ, क्या हुआ कंपाउंडिंग का फायदा? आप कहेंगे सर अच्छा वाला इंसान, अच्छा वाला डायरेक्टर जो जेल जा सकता था बेचारा, वो जेल नहीं गया, इससे खुशी की बात और क्या होगी? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो कंपाउंडिंग में एक बंदे को जेल नहीं हुई, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ और भी फायदे हुए। नंबर 1, उस बंदे को मानसिक पीड़ा नहीं हुई, मेंटल एग्नी नहीं हुई। नंबर 2, जो डिले होता, देखिए अगर यहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अगर यहां पे इस केसेस वगैरह में जो भी है हम अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्या होता? मुकदमा चलता कोर्ट में, लंबी बात खिंचती कोर्ट में, कोर्ट शायद उसके बाद आपको इम्प्रिजनमेंट देता। तो बेटर है इतना लंबा मुकदमा खींचने से पहले ही फाइन वगैरह देख के हिसाब किताब चुकता कर लो। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं हो रहा कि 2 साल 3 साल तक केस चला और 3 साल के बाद जब केस का फैसला आया तब कंपाउंडिंग करवा रहे हैं। अरे यार टाइम तो वेस्ट कर ही लिया। हुआ क्या कि जब आपके ऊपर फाइन लगा था, ना, और जब आपका मुकदमा जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट से आप एक आउट ऑफ सेटलमेंट टाइप का कर लेते हो, बोलते हो कोर्ट गलती हो गई यार, पैसे भूसे यार लेकर, यानी कि फीस जो बनती है, फीस बनती है। ओके, करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक अ घूस लाइक समथिंग। ओके, जो फीस वगैरह बनती है प्लीज वो ले लीजिए, मेरी फाइल बंद कर लीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। अंडरस्टैंड? तो इससे क्या हुआ? टाइम बचा, इससे एफिशिएंसी बची, इससे एडवोकेट्स का जो फीस लगना था आपका ज्यादा वो बचा, इससे आपकी कॉस्ट बची, और सबसे बड़ी बात है इससे आपको जो मानसिक पीड़ा होनी थी, जो टाइम लगना था उस पूरे मुकदमे को लड़ने में, वो सारा बच गया। तो कंपाउंडिंग के ये फायदे हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आपकी बुक्स पर आते हैं और बुक्स में आके फटाफट पढ़ते हैं इसको। ओके चलिए,
कंपाउंडिंग ऑफेंसेस बुक्स में आइए प्लीज, बुक्स में आइए, बुक्स में देखते हैं पेज नंबर 144 चैप्टर नंबर 10 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है जरा पढ़ते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है दैट द अक्यूज, अंडरलाइन द वर्ड अक्यूज, अक्यूज वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा। अक्यूज वर्ड का मतलब होता है जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, ओके। और जिसका इल्जाम, जिसके ऊपर इल्जाम साबित हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्विक्टेड। द वर्ड इज कॉन्विक्टेड, ओके। दोबारा पढ़ते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि दैट द अक्यूज एंड द कंप्लेनेंट हैव कम टू द टर्म्स एंड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज हैज बीन सेटल्ड एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब आपको बताया गया था, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। तो यहां कहा गया जो हमारा, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, यानी कि आरोपी और जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और वो आपस में मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, सेटल हो गया। और एडजस्टेड बाय द एग्रीमेंट एंड कंप्लेनेंट एग्रीज नॉट टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। और कंप्लेनेंट ये वादा करता है कि चलो भाई ठीक है, तुम मेरे को इतना फाइन पेनल्टी वगैरह दे दो, मैं तुम्हारे पे मुकदमा करवाता ही नहीं हूं। दोनों पार्टी के पैसे बच गए। दूसरा क्या हुआ, द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट देन मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन टू द कोर्ट दैट द पार्टीज हैव कम टू टर्म्स एंड द केस मे नॉट बी प्रोसीडेड विद। तो दोनों पार्टीज मिलकर, जो कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज है, दोनों पार्टी मिलकर एक जॉइंट एप्लीकेशन दायर करते हैं कोर्ट में, और वो उसमें लिखते हैं कि हम दोनों शायद हो सकता है इस मुकदमे को प्रोसीड ही ना करें, हमें मुकदमा विड्रॉ करना है। दैट्स ऑल अबाउट, ओके। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका है अभी आपने पढ़ा है, जो उस फर्स्ट पैराग्राफ के बगल में ब्रैकेट बनाइएगा, मेक अ ब्रैकेट, और उसके बगल में लिखिएगा मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग दोबारा देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ प्लीज। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अलाउज द अक्यूज टू अवॉइड। कंपाउंडिंग की वजह से होता क्या है, अक्यूज है टू अवॉइड द लेंदी प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच वुड हैव सेव्ड द कॉस्ट। जो क्राइम की जो लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है ना, वो बच जाती है। इट सेव द टाइम, कॉस्ट, मेंटल एग्नी। मेंटल एग्नी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, तो मानसिक पीड़ा से भी बच जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। बाहर बैठ के दोस्ती कर ली जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मान लीजिए कंपनी ने किसी को चेक इशू किया, कंपनी ने किसी क्लाइंट को चेक इशू किया और वो चेक बाउंस हो गया, अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, वो बंदा एक्शन लेगा कंपनी के ऊपर, केस मुकदमा करेगा। कंपनी माफी मांगती है, कंपनी कहती है सॉरी भाई, कैंसिल हो गया यार, वो बाउंस हो गया, पता नहीं था कि हमारे करंट अकाउंट में इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ, तो मुकदमा मत करो प्लीज, रेपुटेशन खराब होती है। और खास करके इस बात की कि चेक बाउंस हुआ है, मार्केट में खबर फैलेगी तो खराब लगता है। कितना बनता है का पेमेंट, बंदा बोला सर 50,000 मेरा पेमेंट था, चलो जी अब 50,000 लेके आप हमसे 55,000 ले लो, हमें पता नहीं था कि हमारे उस अकाउंट में पैसे नहीं है, हम उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। आपको सोचिए अगर वो क्लाइंट ये कहे नहीं जी मैं तो केस ही करवाऊंगा, परेशान है मतलब, चलो जी करवा लो, केस करवा लो। अब मुकदमा मान लीजिए अगर वो क्लाइंट हार गया तो जो % मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो जीत गया तो फिर क्लेम कर लेगा, 50,000 अपने वो क्लेम कर लेगा, प्लस 50-60 हजार और क्लेम कर लेगा हो सकता है, या 15-20 हजार और क्लेम कर लेगा। लेकिन ये क्लेम करते करते उसको कितने साल बीत चुके होंगे, 1 साल 6 महीने या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, टाइम लटक गया ना, खर्चा हुआ, दिमाग खर्ची हुई फालतू में। जब कंपनी ऑफेंस अपराध होते ही माफी मांग रही है और घुटने पे टेक रही है, बोल रही है सर 55,000 रुपए ले लो, तो सर अगले दिन ही आप 55,000 रुपए ले लो, 500 का फायदा ही है, क्या बुरा है। तो दोस्ती हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। कोर्ट में मुकदमा ले जाना ये किसी को पसंद नहीं होता, ओके। तो आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है, सेकंड पैराग्राफ, उसको कवर करेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में कवर करने के बाद उसको लिखेंगे उसके बगल में एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है जी। हर पैराग्राफ के बगल में लिखा कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपके एग्जाम में वो चीज काम आए। चलिए थर्ड पैराग्राफ, जनरली ऑफेंसेस विच आर ऑफ प्राइवेट नेचर। आमतौर पर ऑफेंसेस जो कि बहुत छोटे मोटे होते हैं, एंड रिलेटिवली नॉट सीरियस, और ज्यादा सीरियस नहीं होते, जरा बड़े नहीं होते, आर मेड कंपाउंडेबल, उन्हीं को कंपाउंड करवाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, खून खराबे को थोड़ी ना हम कंपाउंड करवा देंगे।
इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कहते हैं भारत जैसे शहर में क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस पेंडिंग इन द कोर्ट्स, कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं। कंपाउंडिंग अच्छा तरीका हो सकता है उनको सेटल करवाने का, बहुत बढ़िया बात है। देखिए कोर्ट के बाहर ही अगर दोनों पार्टीज हाथ मिला लें और कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दें, सर हम कोर्ट में नहीं आएंगे, हमारा दोस्ती आपस में हो गई, कोर्ट खुश होता है, चलो भाई हमारे पास जो मुकदमे आ रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो दोस्ती हो रही है, वो खत्म हो रहे हैं और बाहर ही बाहर सेटल हो जा रहे हैं। तो कंपाउंडिंग अच्छा मैटर हो सकता है कोर्ट का बर्डन को कम करने के लिए। ओके, तो थर्ड पैराग्राफ जो है, थर्ड पैराग्राफ को कवर कीजिएगा ब्रैकेट में और बगल में लिखिएगा कंपाउंडिंग ओनली ऑफ नॉन सीरियस ऑफेंसेस, जो नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर ओनली इंडिकेटिव मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंपाउंडिंग अंडर द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट। तो जब भी आपको जब भी सरकार या जब भी कोई आपका कंपाउंडिंग होता है ऑफेंस, तो कंपाउंडिंग होने से पहले हम इन बातों का जरूर ध्यान रखते हैं। एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर ने लाइफ में पहली बार ऑफेंस किया, वो करीब 10 साल से डायरेक्टर है, लेकिन फर्स्ट टाइम उससे कोई ऑफेंस हुआ, क्या हम इसके ऊपर हम कंपाउंड करवा सकते हैं ये बोलकर कि यार पहली बार हमसे गलत हुआ है, पहली बार हमारा चेक बाउंस हुआ है और पहली बार सरकार हमसे काम हुआ है। देखिए या तो हमारे सामने जिससे हम माफी मांग रहे हैं या तो वो कोई पार्टी होगी, या हमारे सामने जिससे माफी मांग रहे हैं वो कोई सरकार होगी। ओके, सरकार मतलब आरओसी या सीएलबी या एनसीएलटी वगैरह हो सकती है। तो अगर हम एनसीएलटी या आरओसी या सीएलबी वगैरह से बोल रहे हैं सरकार पहली बार एनुअल फाइलिंग में लेट हो गए हैं, माफ कर दो, फाइन मत लगाओ, कंपाउंडिंग कर दो, जो भी है, जो फाइन बनता है 50-60 हजार का, ऑब्वियसली उसको आप थोड़ा कम कर दो, कंपाउंडिंग वगैरह करवा दो, तो हो सकता है कि कर दे, यस, क्योंकि पहली बार ऐसा काम हुआ है हमसे, अंडरस्टैंड। लेकिन मान लीजिए हमने 10 साल से हम एनुअल फाइलिंग कर रहे हैं और 10 साल से हमारी एनुअल फाइलिंग लेट या हर बार डिफॉल्ट होता है, क्या 11वें साल में हम फिर से बोलेंगे सर 9 साल से कंपाउंडिंग करवा रहे हैं, इस जल्दी कंपाउंडिंग कर दो ना? सरकार बोलेगी ना भाई अब बहुत हो गई तुम्हारी कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अपने ऑफेंस को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इतने तो क्लियर हो गया, गलतियां अगर रिपीट होती हैं तो वो गलती नहीं होती, ओके, वो लापरवाही होती है और उसको माफ नहीं करना चाहिए। गलती सिर्फ एक बार होती है और एक बार के आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, कितने पॉइंट्स हैं? अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 15-18 पॉइंट्स हैं। और कहा गया आपसे जब भी आपसे कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस को हम कंपाउंड तब कर सकते हैं जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, वेदर वॉयलेशन इज इंटेंशनल और नॉट, कि जो आपने जो वॉयलेशन किया है वो जानबूझ से किया है, गलती से हो गया। ओके, कह सकता हूं इसमें मेंस्ट्रुआ है कि नहीं है? यस, हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुआ है या नहीं है। अगर मेंस्ट्रुआ है तो सॉरी कंपाउंडिंग नहीं होगा, मेंस्ट्रुआ नहीं है, इंटेंशन नहीं हुआ, गलती से हो गया ऑफेंस, तो हो सकता है कंपाउंड हो जाए। नंबर 2, पार्टीज कंडक्ट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, पार्टीज ने इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दिया हमारा और पार्टी से जो हमारे फैक्ट्स थे उन सब फैक्ट्स को अपने हमारे सामने पेश किया, डिस्क्लोज किया, यानी कि पार्टी इस मुकदमे को, इस इन्वेस्टिगेशन में काफी उसने साथ दिया है, सपोर्ट कर रही है, तो शायद हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट, ग्रेविटी ऑफ चार्ज, ये अच्छा पॉइंट है। ग्रेविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो आपने ऑफेंस किया, जो आपने अपराध किया, वो अपराध की कितनी गहराई है, कितना बड़ा अपराध है, ओके, कितना बड़ा अपराध है, ओके, कितना सीवियर नेचर का है, कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा अपराध है ऑब्वियसली कंपाउंडिंग होने के चांस उतने ही, जितना बड़ा अपराध है कंपाउंडिंग होने के चांस उतने ही कम है। ओके, छोटा अपराध है कंपाउंडिंग हो जाएगा, अभी देख पढ़ा था ना हमने, नॉन सीरियस ऑफेंस का कंपाउंड आराम से हो जाएगा, सीरियस ऑफेंस बहुत बड़ा अपराध, कंपाउंड होने के चांस कम है। आगे, हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, यस, अच्छी बात बोली गई है। कहा गया कि अगर आपका कोई नॉन कंप्लायंस का कोई एक हिस्ट्री बनी हुई है कि आप कई सालों से डिफॉल्ट करे जा रहे हैं, तो इसमें हो सकता है आपको कंपाउंडिंग में इस साल दिक्कत आपको आ जाए, क्योंकि आप हर साल से डिफॉल्टर हो। गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वॉलेटर, दैट इज इट हैड नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सिमिलर और सीरियस वॉलेशन इन द पास्ट,
तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि आप पहले कभी लाइफ में या इससे पहले कभी ज्यादा इस तरह एक प्रकार के ऑफेंस में नहीं पकड़े गए, नहीं पाए गए, तो हो सकता है आपका कंपाउंडिंग इजीली हो जाए। वेदर देयर आर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो पार्टी के कंट्रोल के बाहर थे और पार्टी शायद उन सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए हमसे वो फॉल्स हो गया। यानी कि हमने बड़ी कोशिश की कि एनुअल रिटर्न जो है वो लेट ना हो, लेकिन सर अल्टीमेटली वो लेट हो गई, हमें माफ कर दो। वॉलेशन इज टेक्निकल एंड और माइनर इन नेचर एंड विद वॉलेशन वारंट्स पेनल्टी। तो वॉलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी मोटी है, माइनर है और वो सिर्फ एक छोटे से एरर की वजह से आई है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर हार्म और पार्टीज गेन। आखिर कितने सारे पैसों का इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है और कितने पैसे का उस पार्टी को यानी कंपनी को कितना फायदा भी हुआ है, हम इसको भी देखते हैं। अंडरस्टैंड, कंपनी ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया जिसकी वजह से कंपनी को करीब करीब 200 करोड़ का फायदा हुआ, तो सर ये ऑफेंस कंपाउंड होने लायक है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। 200 करोड़ का फायदा कंपनी ने अपना को करवा लिया एक ऑफेंस करके, गलत है। इन्वेस्टर को नुकसान कितना हुआ है। नेक्स्ट, द प्रोसेस which have been introduced since the violation to minimize the future violations lapses. What is it? कंपनी वादा करती है कोर्ट से कि सर हमने जो किया सो किया, अब हम फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। ये एक प्रकार का ट्रीटी, एक प्रकार का एक सिंबल या एक प्रकार का एक एग्रीमेंट हो गया या वादा या प्रॉमिस हो गया कोर्ट के साथ, सरकार के साथ, आरओसी सीएलबी के साथ कि सर हम फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। तो हमें देखना होगा कि कंपनी ऐसा प्रॉमिस करने को तैयार है या नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज बाय द पार्टी। ये क्या है? अब क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, यानी कंपनी ने वो डिफॉल्ट क्यों किया? देखिए गलती क्यों होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि वो गलती है, इसलिए तो हो गया। गलती क्यों होती है? ऑब्वियसली हमें पता नहीं था कि ये गलती, ये चीज हमसे हो जाएगी और वो चीज गलती से हमसे हो गई, तभी तो गलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने कोई काम करना था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑफिसर है, जो डायरेक्टर है, वो काम करने में अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि उसे उस बात का पता शायद नहीं था। तो अब क्या हो रहा है इस पॉइंट में, कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज बाय द पार्टी, जो पार्टी है जिसने डिफॉल्ट किया है, जो अक्यूज पार्टी है, वो अक्यूज पार्टी फ्यूचर में जो आने वाले कंप्लायंस है उनका पूरा चिट्ठा बना के सरकार को पेश करेगी कि सरकार मैंने रिसर्च कर ली है और अब मुझे आइडिया हो गया है कि आने वाले टाइम में कौन कौन से कंप्लायंस आने वाले हैं, ताकि सरकार को आइडिया हो जाए कि इसको अब समझ में आ गया है, अब ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। ओके, आगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्रूइंग टू अ पार्टी फ्रॉम डिलेड और अवॉइडेड कंप्लायंस। एग्जैक्टली, पार्टी ने जितना भी देर से कंप्लायंस किए हैं उस देरी में भी उनको पार्टी को कितना कितना फायदा हुआ है। कंपाउंडिंग करने से पहले हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं। कंडीशन वेयर नेसेसरी टू डिटर फ्यूचर नॉन कंप्लायंस बाय द सेम और अनदर पार्टी। ये वही पुरानी बात है, ऊपर रिपीट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मनी ड्यू टू देम और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू देम। ये पॉइंट अलग से दिया गया है इन्वेस्टर के लिए कि क्या आपने इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने में या डीलिंग करने में कोई देरी लगाई नहीं लगाई है, और उससे आखिर इन्वेस्टर का कितना नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ सिविल एनफोर्समेंट एक्शन बाय द अक्यूज्ड। सिविल एनफोर्समेंट एक्शन का मतलब है कि जो हमारा डायरेक्टर है, जो अक्यूज पार्टी है, उस अक्यूज पार्टी के ऊपर कंपनी लॉ या किसी और एक्ट जिसमें वो कंपाउंडिंग करवा रहा है, उसके साथ साथ क्या किसी और कानून ने भी उसको उसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। ओके, तो कॉर्पोरेट लॉ के अलावा अगर कोई और लॉ भी उसके ऊपर एक्शन ले रहा है साथ में, तो हो सकता है हम उसी कंपाउंडिंग हो सकता है कर दे, क्योंकि वो यहां नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या हुआ, कहीं और तो शायद वो पकड़ा जाएगा। पार्टीज हैज अंडरगॉन एनी अदर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट एक्शन फॉर द सेम वायलेशन। ये क्या हो गया कि जो पार्टी हमारी है उसके ऊपर जो एनसीएलटी है, आरओसी है, वो तो एक्शन ले ही रही है, लेकिन क्या कोई आरबीआई या फिर कोई आईआरडीए या कोई सेबी भी है जो एक्शन ले रही है? यानी कि जहां पे वो कंपाउंडिंग करवा रहा है उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साथ क्या कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जो उस पार्टी के ऊपर एक्शन लेना चाहती है या ले रही है? अंडरस्टैंड? एनी अदर फैक्टर, या कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो ठीक करिए। ऑब्वियसली ये कोई सेशन नहीं है, ये मुझे लगा कि अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बातें कौन कौन सी हैं, आपने इन बातों को पढ़ लिया। ओके, देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 1956।
इसको हम 1960 पढ़ेंगे। और हम भले ही ये ओल्ड एक्ट का सेक्शन है, लेकिन हम ओल्ड एक्ट का सेक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि न्यू एक्ट में जो कंपाउंडिंग के प्रोविजंस हैं वो भी नोटिफाई नहीं हुए। ओके, इस दिसंबर में आपसे जो पूछेंगे वो ओल्ड एक्ट का ही ये सेक्शन पूछेंगे। जो सेक्शन नए लॉ में नोटिफाई होगा सिर्फ वही तो आएंगे दिसंबर में। तो दिसंबर में ये जो नया वाला अभी सेक्शंस हैं कंपाउंडिंग का नए एक्ट के, वो भी नोटिफाई नहीं हुए। तो नोटिफाई अगर नहीं हुए हैं तो क्या आएगा पूछने को, पुराने वाले एक्ट के सेक्शंस आएंगे कंपाउंडिंग के ऊपर। और कंपाउंडिंग के ऊपर सेक्शन कौन सा है, 621A पढ़ते हैं। 621 कहता है इट सीक्स टू कंपाउंड ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट। कहते हैं ऑब्वियसली कंपाउंडिंग का मतलब है वो उनके ऊपर आपको कंपाउंडिंग मिलेगी जो पनिशेबल है अंडर द एक्ट। द एक्ट मतलब कौन सा है, कंपनीज एक्ट 56। वेदर कमिटेड बाय कंपनी और बाय एन ऑफिसर, चाहे वो ऑफेंस कंपनी ने किए हो चाहे वो ऑफेंस ऑफिसर ने किए हो। नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ओनली, बस वो ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ इम्प्रिजमेंट ही मिलेगी या और विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों मिलेंगे। ओके, आगे बोला गया ऑल द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल वेदर वेयर इम्प्रिजमेंट इज नॉट कंपल्सरी। इसलिए हर वो ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है, इजीली कंपाउंड हो जाएगा जिसमें जो इम्प्रिजमेंट है वो कंपल्सरी ना हो, ऑप्शनल हो। पेनल्टीज को 3-4 पार्ट में तोड़ा गया है, ये अपने आप देख सकते हैं। नंबर 1 देखिए कहा गया है, मैं खुद ही देख लेते हैं। ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और फाइन। ऑब्वियसली जहां आपको पता है इम्प्रिजमेंट है और फाइन है और बोथ है, तो वो तो काम आराम से कंपाउंड हो सकता है। ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑल्सो ओनली, सिर्फ इम्प्रिजमेंट ही होगी आपको तो कंपाउंड कहां से करवाएंगे, नो कंपाउंड नॉट कंपाउंडेबल। ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों होंगी तो ये भी कंपाउंडेबल नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन ओनली है तो ऑब्वियसली अगर ओनली है तो वो तो आराम से कंपाउंड हो जाएगा, फाइन को हम कम करवा सकते हैं। ओके, आगे बोला गया द सेक्शन एम्पावर्ड द सीएलबी टू कंपाउंड ऑफेंसेस विदाउट एनी लिमिट। सीएलबी में बिना किसी लिमिट की कंपाउंडिंग अलाउड है, और वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच में बी इम्पोज्ड ऑफ एन ऑफेंस डज नॉट एक्सीड ₹50,000 इट में बी कंपाउंडेड बाय द रीजनल डायरेक्टर। तो सीएलबी के पास अगर आपको जाना है तो जितना भी अमाउंट का आपके पास केस हो या फाइन लगा हो आप आराम से कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रीजनल डायरेक्टर है डज नॉट एक्सीड 50,000 इट में बी कंपाउंडेबल टू द आरडी। लेकिन अगर आपको आरडी से कंपाउंडिंग करवानी है तो आपके जो फाइन है वो 50,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये हो गया 2 स्लैब हमारे पास बन गए। अगर आपके ऊपर फाइन है सिर्फ 50,000 रुपए तक का, आरडी के पास जाइए और कंपाउंड करवाइए। अगर फाइन है 1 लाख 2 लाख का, 4 लाख 5 लाख या मोटी बात है तो वहां पे कंपाउंडिंग करने वाला आरडी कोई नहीं होता, वहां पे को सीएलबी ऊपर जाना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। Nothing in subsection 1 shall apply to offence committed by the company or an officer within a period of 3 years from date to which a similar offence has been committed। बिल्कुल ठीक बात कहा गया है। यहां कहा गया कि कंपाउंडिंग आपका तभी हो पाएगा जब आपने पिछला ऑफेंस जो सेम किया था या सिमिलर नेचर किया था ऐसा ही आपने ऑफेंस अगले 3 साल के बीच में ना किया हो। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर आपसे कोई पहले भी ऑफेंस हो चुका है तो वो ऑफेंस और इस वाले ऑफेंस को होने में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि आपने 2 साल पहले किया था, ऑफेंस किया था, आपने कंपाउंड करवाया, फिर आपने 1.5 साल में दोबारा ऑफेंस किया, आपने कंपाउंड करवाया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो बोला गया आप एक करंट ऑफेंस और जो प्रीवियस ऑफेंस था उस दोनों ऑफेंस में कम से कम गैप 3 साल का तो होना चाहिए। 3 साल तक का मैं बोल सकता हूं इज अ लॉक इन पीरियड, ये लॉक इन पीरियड है। ओके, आगे बोला गया एवरी रीजनल डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज द पावर्स टू कंपाउंड ऑफेंसेस सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन कंट्रोल सुपरविजन ऑफ सीएलबी। जो भी रीजनल आरडी या कंपाउंड करेगा, कंपाउंड करने से पहले एक बार सीएलबी से जरूर पूछेगा। जिसे कहा गया एवरी के बाद लिखा है सेमीकोलन, वो सेमीकोलन हटा दीजिएगा, गलती से प्रिंट हो गया होगा। एवरी एप्लीकेशन फॉर अ कंपाउंडिंग ऑफेंस शैल बी मेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जितने भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन वगैरह होंगी पहले वो आरओसी हम जमा करेंगे और आरओसी उसको फॉरवर्ड कहां करेगी, अपने कमेंट्स वगैरह डाल के फॉरवर्ड करेगी कंप्यूटर बोर्ड को या आरडी को। कंप्यूटर बोर्ड या आरडी क्यों होंगे भाई, अगर 50,000 रुपए तक है तो आरडी होगा, 50,000 रुपए से ऊपर की अगर कंपाउंडिंग है तो कंप्यूटर बोर्ड को फॉरवर्ड करेगी कौन, आरओसी। वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड, जैसी कोई ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा वेदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एनी प्रोसिक्यूशन, चाहे मुकदमा दर्ज होने के बाद चाहे मुकदमा दर्ज होने से पहले एंड इंटीमेशन देयर ऑफ शुड बी सेंड बाय द कंपनी। कंपनी उसके बारे में इंटीमेशन देगी किसको, आरओसी को, विद इन 7 days फ्रॉम डेट विच दिस ऑफेंस इज सो कंपाउंडेड। आरओसी को बताया जाएगा कंपनी द्वारा
कि सर हमारा जो ऑफेंस था वो कंपाउंड हो गया। इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं, लाइक से ओके। कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन कहां जमा करनी है कंपाउंडिंग की? कंपनी अपनी एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की डायरेक्टली सीएलबी या आरडी के पास नहीं करेगी। कंपनी अपनी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी किसको? फॉरवर्ड टू आरओसी। एंड आरओसी अगर बात है 50,000 तक की, तो 50,000 के लिए आरडी से काम चल जाएगा। 50,000 से ऊपर तक की है तो सर सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। फॉर लेस देन इक्वल टू 50,000 एंड फॉर मोर देन 50,000। ओके। जब यहां से कहीं से भी कंपाउंडिंग आ जाएगी तो कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? सबसे पहले आरओसी को ना। सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? मिलेगी कंपनी को। कंपनी को क्यों मिलेगी भाई? आखिर कंपाउंडिंग होने के बारे में जो कंपनी है उसका एडवोकेट ही तो होगा, और एक एडवोकेट आरडी या सीएलबी का होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सीएलबी तो बताएगी ना आरडी को कि भाई कंपाउंडिंग हो गई है। तो ये है अबाउट कंपाउंडिंग, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इंफॉर्मेशन अबाउट कंपाउंडिंग, और कंपनी उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको देगी, आरओसी को देगी। कब तो देना है आरओसी को? इंटीमेट विद इन 7 days। ओके, चार्ट को ड्रॉ करना है, चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। हो गया जी, चलिए। ओके, चार्ट विड्रॉ हो गया आपका, तो क्लियर हो गया होगा आपको ऑलरेडी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन अंडर द फेमा। फेमा में किस तरह से कंपाउंडिंग की जाती है? Person who have floated the Foreign Exchange Management Act will be allowed to be settled an offence by paying a monetary penalty। तो जो बंदा फेमा में फंसता है वो बंदा भी कुछ ना कुछ मॉनेटरी पेनल्टी पे करके यहां से छूट सकता है। एंड विल नॉट हैव टू गो लिटिगेशन इफ द पर्सन एक्नॉलेज हैव कमिटेड द कॉन्ट्रवेंशन। बस उसको लिटिगेशन यानी कि मुकदमे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उस बंदे ने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन, कोई उल्लंघन वगैरह किया है तो। 15 सेक्शन एम्पावर करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू कंपाउंड ऑफेंस, कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कंपाउंड कर सकता है या फिर रिजर्व बैंक जो है वो कंपाउंड कर सकता है। दिस सेक्शन, कौन सेक्शन? 15। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट कॉन्ट्रवेंशन अंडर सेक्शन 13 में भी कंपाउंडिंग, कि जो भी कॉन्ट्रवेंशन कंपाउंड होंगे अंडर सेक्शन 13 के हिसाब से विद इन 180 days, 180 दिन के अंदर हो जाने चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। No contravention is quantifiable. No contravention shall be compoundable unless the amount provided in such proceeding is contravention is quantifiable। इसमें देखिए क्या बोला गया, कहा गया पहली बात तो ये कि अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो फेमा में कॉन्ट्रवेंशन करने के बाद आप कंपाउंडिंग करवा सकते हो, ठीक है जी। दूसरा, कंपाउंडिंग कौन करेगा? कंपाउंडिंग करने के लिए हमारे पास दो लोग हैं, या तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन दोनों ही कंपाउंडिंग करने से पहले एक बार क्या करेंगे?
सेकंड लाइन में देखिए कहा गया है दोनों कंपाउंडिंग करने से पहले पहले एक बार आपके कॉन्ट्रवेंशन को देखेंगे, और कंपाउंडिंग करने का टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 180 डेज। 180 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन भेज देनी है कंपाउंडिंग करने के लिए। यानी कि अगर आपसे आज ऑफेंस हुआ है, आज ऑफेंस होने के बाद आपको 180 डेज में कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है। अगर आपने एप्लीकेशन कंपाउंडिंग के नहीं डाली है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो कंपाउंडिंग है वो शायद हो सकता है ना हो पाए। ओके, तो कंपाउंडिंग आपका 180 डेज में करीब करीब हो जाएगा, इंक्लूडिंग विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन वगैरह जमा की है। समझ में आया ये पॉइंट? नीचे कहा गया थर्ड लाइन में नो कॉन्ट्रवेंशन शैल बी कंपाउंडेबल अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रवेंशन इज क्वांटिफाइबल। ये अच्छा पॉइंट है। कहा गया कोई भी कंपाउंडेबल करने की जरूरत नहीं है अगर जो अमाउंट है उसको हम पहचान पा रहे हैं तो। देखिए कंपाउंडिंग कब होगा? कंपाउंडिंग तब होगा ना जब जिस बंदे ने कुछ घपला किया है, कोई घोटाले किए हैं, ओके, वो घोटालों का जो कितना अमाउंट है वो पता नहीं लग पा रहा तो उससे हम एक मोटा मोटा अमाउंट दे देंगे। अब पता नहीं कितना होगा वो अमाउंट, लगता है उसे कोई घपला किया है, घोटाले किए हैं $4000 का, तो $4000 का अमाउंट अभी निकल के आ नहीं पा रहा कि कितने 4000 का ही था या 5 का था या 6 का था 7 का था। इतना पता था कि 4 या 5 8 10 के आसपास ही है, तो उससे हो सकता है आप $8000 ले ले एज अ कंपाउंडिंग फीस, एज अ कंपाउंडिंग पेनल्टी के तौर पर। अंडरस्टैंड? कंपाउंडिंग जब हम करेंगे, कंपाउंडिंग उसकी एप्लीकेशन आ जाने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर कंपाउंडिंग हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरा केस ये हुआ कि वो बंदा पकड़ा गया और हमने उससे जब क्वांटिटी निकाली तो ये आंकड़े निकल के आया कि उसने ठीक $6000 का खर्चा किया था, $6000 उसका उसने घोटाला किया था। तो कितना मुझसे फाइन पेनल्टी लेंगे? $6000 का। यानी कि कंपाउंडिंग फेवर में से तभी होगा जब जो अमाउंट है वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता। अगर अमाउंट की क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है तो फिर हम उसको कंपाउंड क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है, कंपाउंड क्यों करेंगे? फिर तो हम उतना ही फाइन उससे लेंगे। अंडरस्टैंड? Where a contribution has been compounded, no proceeding can continue or be initiated against a person in respect of the contribution so compounded। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं एक बार अगर आपका ऑफेंस जो है वो कंपाउंड हो गया तो उसके बाद कोई आपके ऊपर मुकदमा नहीं किया जाएगा, और अगर मुकदमा हो गया था उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे बोला गया आरबीआई इसके पास पावर है कि वो किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है अंडर द फेमा, लेकिन कंपाउंडिंग जो हो रहे हैं हवाला के द्वारा, हवाला की कंपाउंडिंग होते हैं बाय डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के द्वारा। आपको पता होगा हवाला क्या होता है? हवाला का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग। द वर्ड इज मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, क्लियर हुआ? फेमा तो 3-4 बातें यहां पे फेमा में दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास नहीं। नेक्स्ट में कहा गया कि जो आरबीआई ने आपको आपका ऑफेंस कंपाउंड किया है वो कंपाउंडिंग होने के बाद 3 साल तक आप एंजॉय कर सकते हो, और 3 साल के बाद अगर कोई आपने ऑफेंस किया है तो एक फ्रेश ऑफेंस माना जाएगा। ओके, दैट्स अबाउट द ऑर्डर पास बाय आरबीआई विल बी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इफ सेकंड ऑफेंस इज कमिटेड। अगर कोई दूसरा ऑफेंस आप करते हो तो ऑफेंस जो है एक फ्रेश ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए अलग से कंपाउंडिंग करवानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर द सीआरपीसी। सीआरपीसी में किस प्रकार के कंपाउंडिंग हो सकते हैं? आपको पता है सीआरपीसी में हम क्राइम की बात करते हैं। सेक्शन 320 बोलता है सीआरपीसी का कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंस अंडर द आईपीसी। हम कई सारे आईपीसी की धाराओं के हिसाब से कंपाउंडिंग करवा सकते हैं। सेकंड लाइन कहती है सच कंपाउंडिंग कैन बी डन ईदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। इंस्टीट्यूशन को अंडरलाइन कीजिएगा। इंस्टीट्यूशन वर्ड का मतलब होता है दर्ज करना। द वर्ड इज दर्ज करना, यानी कि मुकदमा दर्ज करना। ये इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। बोला गया यहां पे आफ्टर द पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग कैन बी डन ईदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। मुकदमा दर्ज होने से पहले भी कंपाउंडिंग हो सकता है या बाद में भी कंपाउंडिंग हो सकता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तब से हम तो यही बोल रहे हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ सच कंपोजिशन अमाउंट, कहते हैं जैसे आपने वो अमाउंट जमा किया करवाया जो भी कॉम्प्रोमाइज यानी कंपाउंडिंग अमाउंट था, प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी लॉन्च्ड। प्रोसिक्यूशन यानी कि मुकदमा स्टार्ट नहीं होगा, और अगर स्टार्ट हो गया था इट विल बी विड्रॉन। अगर स्टार्ट हो गया था तो वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। ओके, आगे सेकंड पैराग्राफ में कहा गया इट मे बी नोटेड दैट क्राइम एसेंशियली आर रॉन्ग डन टू सोसाइटी। ऐसा क्राइम जो है जो सोसाइटी के लिए खराब था। देयरफॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अक्यूज्ड एंड इंडिविजुअल विक्टिम शुड नॉट बी इनफ टू एब्सॉल्व द अक्यूज फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी बात बोली गई है।
सीआरबीसी में हम बात करते हैं गुनहगारों की, यानी कि उन सब गुनाहों की, उन सब ऑफेंसेस की जो समाज के लिए खराब माने जाते हैं। समाज के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए यानी कि सोशल पब्लिक के लिए, ना कि सिर्फ कंपनी के लिए। अगर कंपनी के लिए होता तो हम कंपनी की बात कर रहे होते, अगर सिर्फ मनी मार्केट के लिए होता, तो बैंक्स के लिए होता, तो हम फेमा की बात कर रहे होते। यहां के लिखा हुआ है सीआरबीसी। सीआरबीसी में जो अपराध हम करते हैं वो अपराध समाज के लिए अच्छे नहीं होते। तो हो सकता है आपने किसी एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया हो, और अगर आपने किसी एक इंसान के साथ बुरा किया है और बाद में आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, तो कहते हैं सॉरी, उससे दोस्ती हो गई है, लेकिन क्योंकि आपने जो खराब काम किया है वो कल को आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, समाज के साथ कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि अगर आपका ऑफेंस कंपाउंड हो गया है आपके और विक्टिम के साथ, विक्टिम जो जिसको नुकसान होता है उसके साथ, तो इसको हम कंपाउंडिंग नहीं मानेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब तभी माना जाएगा जब आपने कुछ ना कुछ पेनल्टी दी है और हमें से लगता है कि आप ये ऑफेंस दोबारा सोसाइटी के लिए नहीं लोगे, ओके, नहीं करोगे। आगे बोला गया, हाउ एवर द ऑफेंसेस आर एसेंशियली ऑफ अ प्राइवेट नेचर, if where offences are related to private nature and relatively not quite serious, the CRBC considers is expedient to recognize some of them as compounded offence। सही बात है, छोटे मोटे ऐसे ऑफेंस है जो कि कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, तो उन सब ऑफेंसेस वगैरह को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो और आराम से कंपाउंड करवा सकते हो। जो छोटे मोटे हैं ज्यादा सीरियस नहीं होते। एंड सम अदर ऑफेंस एज कंपाउंडेबल ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और कुछ ऐसे ऑफेंस भी होते हैं जो सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही कंपाउंड किए जाते हैं। ओके, तो ये थे अभी कंपाउंडिंग अंडर 1973। नाउ कंपाउंडिंग अंडर द सेबी 1992। सेबी में कंपाउंडिंग करवाने के लिए ऑब्वियसली बात है अब कोर्ट ही में ही जाना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं। सेबी का सेक्शन 24A बोलता है परमिट द कंपाउंडिंग ऑफेंसेस बाय द कोर्ट, अंडरलाइन कीजिएगा बाय द कोर्ट। तो कोर्ट कर रहा है यहाँ पे कंपाउंडिंग। ऊपर कंपाउंडिंग कौन कर रहा था? कोर्ट कर रहा था। उसके पहले कंपाउंडिंग कौन कर रहा था? आरबीआई कर रहा था और डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कर रहा था। और कंप्लीमेंट कंपाउंडिंग कौन कर रहा है? सीएलबी या आरडी, रीजनल डायरेक्टर कर रहे हैं। ओके, तो अलग अलग एक्ट और अलग अलग कंपाउंडिंग के ऑफिसर्स। 24A में कहा गया है परमिट द कंपाउंडिंग ऑफेंस बाय द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। जहां पे क्राइम होता है वहां पे कोर्ट ही जो है वो प्रोसीडिंग के हिसाब से कंपाउंड करता है। इट प्रोवाइड्स दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और विद द फाइन एंड विद द फाइन may either before or after institution of any proceeding be compoundable by the court। अच्छी बात बोली गई है। कहा गया सीबी एक ऐसा एक्ट है जहां पे अगर फाइन, सिर्फ फाइन ही दिया हो या सिर्फ इम्प्रिजमेंट ही दी हो या फिर फाइन एंड इम्प्रिजमेंट भी दिया हो, आई रिपीट, सिर्फ सीबी ऐसा एक्ट है जहां पे ओनली फाइन दिया हो या ओनली इम्प्रिजमेंट दिया हो या फाइन एंड इम्प्रिजमेंट दिया हो, कहते हैं वो ऑफेंस भी हम कंपाउंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। This section have overriding effect over the provisions of CRPC, और इसलिए जो ये सेक्शंस हैं उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, क्योंकि यहां बोला गया कि आप ओनली इम्प्रिजमेंट और फाइन एंड इम्प्रिजमेंट वाले केसेस को भी कंपाउंड आराम से कर सकते हो। लेकिन बाकी जगह क्या दिया गया था कि फाइन और इम्प्रिजमेंट वाले ही ऑफेंस वगैरह जो है या ऑफेंस वगैरह जो है वो कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी हो सकता है। सेकंड पैरा में कहा गया सो फार एज द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस आर कंसर्न, जहां पर कंपाउंडिंग की लंबी चौड़ी प्रोसेस के बारे में कहा जाए, एनी पार्टी हु विशेस टू कंपाउंड, जो भी पार्टी कंपाउंड करवाना चाहती है वो एक एप्लीकेशन दर्ज कर सकती है कोर्ट में, वेयर कंप्लेन इज पेंडिंग, जहां पर कंप्लेन पेंडिंग पड़ी हुई है उसी कोर्ट में। ओके, फिलहाल तो वो सेबी का मुंबई ऑफिस है जहां पर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू बी प्लेस्ड, एप्लीकेशन के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं, ठीक कर लीजिएगा। Application request to be placed before the high-powered commission को the terms of compounding as recommended by the committee and approved by the competent authority would be placed before the court and by the prosecution division by way of written submission or application as appropriate for passing of the orders as court deem fit। इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए। इस पैराग्राफ में कहा गया कि सेबी चाहे तो आपकी ऑफिस को कंपाउंड कर सकती है और सेबी कंपाउंड करवाने के लिए आपसे कहेगी एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ जमा कर दीजिए। एप्लीकेशन में लिखिएगा कि आपको कंपाउंडिंग ऑफेंस क्यों करवाना है, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम जो क्या होती है वो जो कमेटी इन्होंने बनाई हुई है हाई पावर्ड कमेटी, वो हाई पावर्ड कमेटी को आप लोग वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं और तब जाके सारा ऑफेंस जो है कंपाउंड होता है। ओके, द फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑफर ऑफ कंपाउंडिंग विल कम इनटू इफेक्ट ओनली अपॉन द कोर्ट पासिंग द कंपाउंडिंग ऑर्डर। कहते हैं कंपाउंडिंग एलिजिबिलिटी तब मानी जाएगी जब कोर्ट फाइनली कंपाउंडिंग का जो ऑर्डर है वो पास करेगा। ओके,
और लास्ट में कहा गया, लास्ट हेडिंग है आपकी वो है कंसेंट ऑर्डर। कंसेंट ऑर्डर के बगल में लिखिएगा, कंसेंट ऑर्डर के बगल में लिखिएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं इसको। Legislature has recognized SEBI an adjudicating officer to pass the consent orders for resolving disputes in a more smooth manner through negotiations and discussions instead of lengthy litigations। कहा है कंसेंट ऑर्डर बहुत जरूरी है। कंसेंट ऑर्डर का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। कंसेंट ऑर्डर मतलब होता है फैसला सुना देना, यानी कि अपनी हाँ कर देना, यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस कर देना। कहते हैं मुकदमे को लिटिगेशंस के द्वारा कोर्ट में लड़ने के बजाय जो आरओसी है, जो सेबी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बंदा उनके पास कंपाउंड करवाने के लिए आया है तो दो बातें होंगी, या तो वो मना कर देंगे सॉरी कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो क्या सुनाएंगे, अपना फैसला, अपना एनओसी कि ठीक है जी लाओ जी फीस दो और अभी हम तुम्हारे पर एक्शन नहीं लेते। ये क्या किया, ये उन्होंने कंसेंट दिखा दी अपनी और कंसेंट ऑर्डर जारी कर दिया। अंडरस्टैंड। तो कंसेंट ऑर्डर का मतलब हो गया दोस्ती करना, नेगोशिएट करना और दूसरी पार्टी को लिखित में, रिटन में ये बता देना कि हम तुम्हारे पर एक्शन नहीं ले रहे, तुम बस एक काम करो, हमको जो फीस वगैरह बनती है वो फीस वगैरह हमको सबमिट कर दो, वो फीस वगैरह हमको पे कर दो, और हम तुमको एक लेटर ऑफ कंसेंट दे देते हैं, कंसेंट लेटर दे देते हैं, कंसेंट ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें लिखा होगा हम तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने वाले, टेंशन मत लो। ओके, आगे बोला क्या, कंसेंट ऑर्डर का मतलब है एन ऑर्डर सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन रेगुलेटर एंड अ पर्सन पार्टी who may prima facie be found to have violated security laws। बिल्कुल ठीक बात है। कंसेंट ऑर्डर बेसिकली एक सेटलमेंट है, एक दोस्ती का एक लेटर है, एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि हम एक्शन आपके ऊपर नहीं लेंगे, और साथ में ये किसके इनिशिएटिव थे, ये इनिशिएटिव थे वॉयलेटर के, जिसने वो काम वॉयलेट किया है, जिसने वो काम का उल्लंघन किया है। आगे बोला गया हियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल एनफोर्समेंट एक्शन include issuing erection, suspension or cancellation of certificate registration, imposition of monetary penalty, pursuing suits and appeals in the court and securities appellate tribunal set। तो बोला गया कि इतने सारे आपको एक बार ना देखने पड़ेंगे कि आपके ऊपर कहीं ये फाइन पेनल्टी वगैरह तो नहीं लग रहे हैं। आगे बोला गया कंसेंट ऑर्डर वुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वाइड एरे का मतलब होता है वैरायटी, with a wide variety of enforcement and remedial actions which will achieve the twin goals of an appropriate sanction remedy and deterrence without resorting to litigation, lengthy proceedings and consequent and delays। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है उस पैराग्राफ के जो मैंने आपको लिखवाया था एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंडिंग। ये पैराग्राफ भी वही बोलता है, कहता है कि अगर आप कंसेंट ऑर्डर जारी कर दोगे और कंसेंट ऑर्डर के द्वारा अगर आप कंपाउंडिंग करवा लोगे तो आपको कोई भी कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेंदी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, इजी सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे, एंड नंबर ऑफ अदर एडवांटेजेस गिवन ऑन द टॉप। आगे बोला गया आफ्टर पासिंग कंसेंट ऑर्डर, जैसे ही कंसेंट ऑर्डर पास होता है, जो कंसेंट ऑर्डर है वो प्रेस रिलीज में छप जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकल जाएगा और फिर सेबी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा कि इस कंपनी ने अपना कोई कंपाउंडिंग करवाया है। In case where a party undertaking compliances, it has to comply with the same as per agreed schedule। अगर पार्टी ने ये कहा है कि सर ठीक है हमसे गलती हो गई थी, अगली बार हम कानून जरूर कंप्लाई करेंगे, तो सर उनको कंप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे वो पहले कंप्लाई करते थे। नीचे बोला गया वॉयलेशन ऑफ कंसेंट ऑर्डर बाय अ पार्टी वुड इनवाइट अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर कोई पार्टी कंसेंट ऑर्डर भी अगर फॉलो नहीं करती है, जो कि कंसेंट लेटर जारी किया गया था, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो एक्शन लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फॉर वॉयलेशन ऑफ सेबी ऑर्डर, क्योंकि ये सेबी के जो ऑर्डर थे उनका भी वॉयलेशन है, तो ऑब्वियसली सेबी तो तगड़ा एक्शन लेगी आपके ऊपर। Besides revival of pending actions, in this context, any proceeding which have been kept in abeyance pending the consent process will begin from such stage at which it was suspended। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेंगे कि कभी आपके जो कंसेंट ऑर्डर, अगर कंसेंट ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आपकी जो हमने कंपाउंडिंग करवाई थी वो कभी कंपाउंडिंग हुई ही नहीं है, और आपका जो मुकदमा है अब वो दोबारा से लिटिगेशन में आ जाएगा और अब आपको कोर्ट से हम रिलैक्सेशन नहीं देंगे। नीचे बोला गया
If SEBI rejects the offer of settlement, the person making the offer shall be notified of the same and offer of settlement shall be deemed to be withdrawn. और ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कंसेंट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो सेबी ने आपको जो ऑफर दिए थे वो कंपाउंडिंग करवाने के, वो सारे के सारे ऑफर जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे और आपको शायद अगली बार कंपाउंडिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक बार आपने कंपाउंडिंग का मौका आपने लिया तो हमने कंसेंट ऑर्डर जारी किया, लेकिन आपने कंसेंट ऑर्डर की भी बात नहीं मानी, जो उसमें लिखा हुआ था वो अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो ऑब्वियसली बात है इस बार आपको कंपाउंड करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 जो अब फिनिश हो गया। कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरा मेल आईडी आप सब जानते हैं, जस्ट लेट मी नो। तो चैप्टर नंबर 10 आपका फिनिश हो चुका है, जो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, दैट्स ऑल वी हैव डन विद। थैंक यू वेरी मच।